बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही धमाकेदार सेशन करने वाले हैं, जिसमें आज आप देखने वाले हैं जीएस देखने वाले हैं, झारखंड जीएस देखने वाले हैं, कंप्यूटर देखने वाले हैं, उसके बाद साइंस भी देखने वाले हैं। तो समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से इसी नाम पर एक एक शेयर कर दीजिएगा सभी को, ताकि पता चल जाए कि बहुत ज़बरदस्त क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर करिएगा और बताना है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग, आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए, उससे पहले अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये बिंबिसार को माना जाता है। याद रखना है कि बिंबिसार जो थे वो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने की थी? तो अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 पर प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी अभी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सभी की तरफ से आंसर आता हुआ। और आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़बरदस्त तरीके से फटाफट से आप शेयर भी कर दीजिएगा। ये लीजिए एक और लेटेस्ट प्रश्न आपके सामने की T×2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर कर देना है। सही आंसर क्या होगा? चलिए सभी को आंसर कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यूपी में है। अगर हम मंगलम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ईरोड तमिलनाडु में है। याद रखिएगा। अगर रामगढ़ विषधारी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए बिल्कुल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जितने भी आंसर कर रहे हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जो भी पीलीभीत आंसर कर रहे हैं ना, पीलीभीत लेटेस्ट नहीं है ये, इससे मतलब कि लेटेस्ट अगर बात करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले किसे दिया गया था? तो इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा? अगर हम करंट डेटा के अनुसार बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ये जो रामगढ़ विषधारी देख रहे हैं, ये भारत का कौन सा? तो 52वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। और आपको बताना है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अभी भी ए आंसर आ रहा है, ए इस प्रश्न का उत्तर अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिल्कुल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर है? तो ईरोड में है। ईरोड, ठीक है, ईरोड तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सारे के सारे आपको इसका क्रम याद होना चाहिए, तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम चंपारण विद्रोह की सबसे पहले बात करते हैं, चंपारण आंदोलन की बात करते हैं, तो ये कब का है? तो आप कहेंगे कि 1917 ईस्वी का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमृतसर घटना की, तो अमृतसर घटना कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, राइट। अगर हम बात करेंगे कि ये जो चौरी चौरा कांड है, ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 22 ईस्वी को। मोपला विद्रोह आपको याद रखना है, ये कब का है? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बताइए ये कब हो जाएगा? तो अमृतसर हमने बता दिया था। अमृतसर घटना कब हुआ था, जिसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कह रहे हैं? तो 1919 आप कहेंगे। इसका ईस्वी की बात करते हैं तो चौरा चौरी आप 1922 कहेंगे। ठीक है, चंपारण की बात करेंगे तो आप 1917 कहेंगे। और मोपला की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 1921 कहेंगे। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी को आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले
1900 कौन सा हो जाएगा, 1917 हो जाएगा, यानी कि सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद कौन होगा, ए होगा, यानी कि ए से स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा, मोपला 1921, तो डी हो जाएगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सभी की तरफ से आंसर आता हुआ। ठीक है, कोई समस्या कि नहीं, कोई एक एक शेयर कर दीजिएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आंसर करना है कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। बता दीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। आपको पता है किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है, ये भी आंसर कर दीजिएगा। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है, आप आंसर कर सकते हैं और सभी को आंसर कर दीजिएगा कि सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का उत्तर सभी को करिएगा और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर भी आना चाहिए। आंसर करिए, वेरी गुड, सभी की तरफ से आंसर होना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं तो 30 दिसंबर, अपडेट याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 में ढाका में जो नवाब है सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रत्यक्ष सहयोग से एक बैठक आयोजित की गई थी, राइट। और सर्वसम्मति से क्या किया गया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने बड़ी आंसर कर रहे हैं नवाब सलीमुल्लाह खां, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नवाब सलीमुल्लाह खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था, इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा, क्या बहुत झोल है इस क्वेश्चन में। देखिए झोल नहीं है, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि एक्चुअली में क्या होने वाला था कि जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन है वो कब, तो याद रखिएगा कि मार्च 1939 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाला था, त्रिपुरी में होने वाला था। त्रिपुरा नहीं मैं बोल रहा हूँ, त्रिपुरी बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या कि इसमें 2 प्रत्याशी खड़े हो गए। ठीक है, 2 प्रत्याशी खड़े हो गए, जिसमें से आप देखिएगा कि जो महात्मा गांधी थे वो किसे, तो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे और सुभाष चंद्र बोस एक उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस थे। तो हुआ क्या कि दोनों में क्या 2 उम्मीदवार हो गए थे, तो दोनों के बीच में हुआ वोटिंग और वोटिंग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिल गया था और सीतारामैया को मात्र 1377 मिला। तो कौन चुने गए, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये चुने गए तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा विवाद होने लग गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को ना यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा था, राइट। तो इस्तीफा देने के बाद फिर कौन चुने गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से सभी को जानते हैं आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और सभी को जानते हैं इसका आंसर, राइट। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये लीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बताइए। कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, आप इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी बिल बताइए मनी विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय करता है। देखिए अगर हम धन विधेयक की बात करते तो धन विधेयक का जिक्र किस आर्टिकल में है, अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखिएगा कि 110 अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। और एक वित्तीय विधेयक भी होता है गाइज, वित्तीय विधेयक आपका 117 में है, ये आप दोनों कुछ याद रख लेंगे, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी को, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, तो आप कहेंगे कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है बताइए, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी, याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी, यह भी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अच्छा बता दीजिएगा कि लोकसभा के अभी महासचिव कौन है, आंसर करिएगा महासचिव कौन है। चलिए फटाफट से सभी को बता दीजिएगा कि लोकसभा का अभी महासचिव कौन है।
इस प्रश्न का उत्तर करना। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और धन विधेयक किस आर्टिकल में है? तो 110 आर्टिकल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी को। तो आंसर करिए, तो इसका आंसर क्या होगा? महासचिव। महासचिव अभी तक आपने किन्होंने भी नहीं बताया, एक आंसर आ गया है, क्या बात है। तो याद रखिएगा, लोकसभा का अगर हम महासचिव की बात करते हैं, लोकसभा का महासचिव तो कौन है बताइए? उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह इसका आंसर होगा। उत्पल कुमार सिंह, वेरी गुड, उत्पल कुमार सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अधीर रंजन चौधरी जितने भी कर रहे हैं, ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। 9 का आंसर करिए, बिल्कुल आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। याद रखिएगा, और 14 दिन पहले ये संकल्प पारित करना होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार 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 देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। देखिए, हम सारे के सारे ऑप्शन की पहले बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना जो है ये किस, तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है, आपको याद है। और 1956 से 61 इसका क्या था? ड्यूरेशन था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1969 से 74 तक, राइट, याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो आप कहेंगे कि 1974 से 79 तक, राइट। उसके बाद लास्ट में अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो 1980 से लेके 1985 तक, ये इसका टाइम पीरियड था, आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, जिसका टाइम पीरियड तो हमने बता ही दिया, याद रखिएगा क्या होता है, तो 1974 टू 79। और इसका 2 मुख्य उद्देश्य था, एक तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ये 2 उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत धमाकेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और मुझे आज बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे एनर्जी के लिए आपको एक शेयर करना पड़ेगा, सभी को एकदम ईमानदारी से। जैसे मैंने आज ईमानदारी से एक नया सेट लाने का प्रयत्न किया है, उसी तरीके से आप लोग भी आज ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेंगे, और एक एक शेयर ईमानदारी से करेंगे, और आज रिकॉर्ड तोड़ देना है आपको भी। उसके बाद अगर ये आज का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो डेली हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। हम झारखंड भी करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मज़ा आ जाएगा। इवन मैं इतना भी कह दे रहा हूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग भी मैं साथ में पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट आपको 150 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के अलावा जितने भी हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग जो है ना, आपको दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बताइएगा 11 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल सही आंसर कर दिए हैं। कब? तो जुलाई 1969 में। वेरी गुड गाइस। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि 15 अप्रैल 1980 में 6 वाणिज्य बैंक को पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। नाबार्ड किसकी सिफारिश पर आया था, तो आप कहेंगे कि शिरोमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई कब, तो 1982 को, ये आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर ये भारतीय रिजर्व बैंक आया था, आपको पता है।
और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता उस समय मुख्यालय था, अभी मुंबई है, राइट। अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आप कहेंगे कि 280 आर्टिकल के तहत किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो NK सिन्हा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सभी को 12 का आंसर भी हो जाएगा, राइट। वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे थे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। फटाफट से एक एक का शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन को कर दीजिए प्रेस सभी को ईमानदारी से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। बताइए निम्न उत्पादकता का यानी कि लो प्रोडक्टिविटी का क्या कारण है, इस प्रश्न का उत्तर कर देना। और साथ ही साथ बता दीजिएगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, याद रखिएगा KC नियोगी। लेकिन आपको बताना है कि 14वें कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कर दीजिएगा 13 का आंसर करते हुए सभी को। चलिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि आवश्यकता से अधिक का लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, हाँ जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद जोत का छोटा आकार, ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, जी हाँ, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल कारण सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप चूज़ कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मज़ा आया, अच्छा लग रहा है सेशन, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। हाँ KC नियोगी प्रथम थे, KC नियोगी। और जो 14वें थे तो कौन थे, YV रेड्डी, याद रखिएगा YV रेड्डी जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और 15वां हमने बता दिया NK सिंह। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि पोर्ट ब्लेयर के समय प्रसिद्ध पोर्ट ब्लेयर परिवार लभिति मृत हो रही है। बता दीजिएगा, आपको 14 का सही आंसर करना है, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी, अत्यधिक जहाज रानी के कारण। आप ऐसे भी कॉमन सेंस भी लगा के आंसर कर सकते थे इसका। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। वेरी गुड गैस। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप तो कर सकते हैं, बताइएगा कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत है कहाँ पर है। ये देखिए कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप जानते हैं तो टिक करिए, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर तो आंसर करना ही पड़ेगा और सही आंसर करना पड़ेगा। और क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा कि 3482 मीटर है, ठीक है, 3482 मीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई पूछे अगर लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा कि 1290 किलोमीटर इसकी क्या है, हाँ लंबाई है। अगर ऊंचाई पूछे तो 3482 मीटर में, और लंबाई पूछे तो 1290 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा फटाफट से कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए और एक शायरी हो जाए, राइट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर 16 का सही आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल घाटी, जो कि चंबल नदी पर है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मयूराक्षी परियोजना की बात करते हैं तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है, आप सभी को आंसर कर सकते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल में है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हम शरावती परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा, तो ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चंबल परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों की परियोजना है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। चंबल घाटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ठीक है, और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना की बात करते हैं तो कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। उसके बाद शरावती परियोजना की बात करते हैं तो कर्नाटक का है। उसके बाद हम हीराकुंड कुंड परियोजना की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में महानदी के तट पर है, ये आप जानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, यानी कि यूपी हमने बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया और राजस्थान बता दिया। ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। लाइक एंड शेयर प्लीज़, क्योंकि आज मेहनत कर रहे हैं। आज मेरा जो है ना एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो माइनस में जाने वाला है। तो इस मेहनत के लिए आप एक एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से और एक एक शेयर कर दीजिएगा। और नए लोग जितने भी पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप गलत या सही ज़रूर आंसर क्या करें, राइट। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आप ही का फ़ायदा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या है बताइए। सभी को आंसर कर दीजिएगा। 17 का सही आंसर कर देना है, क्या बात है। चलिए आपने आंसर कर भी दिया है गाइस। वैसे ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासक की व्यवस्था की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 18 का भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में क्या किया गया था बताइए। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि जो प्रांत में द्वैध शासन था यहाँ पर इसे ख़त्म कर दिया गया था, राइट। और केंद्र में लागू कर दिया गया था द्वैध शासन। कहाँ पर, तो प्रांत में ख़त्म कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। यही वो 1935 का क्या था, ये अधिनियम था। तो आप दोनों ही चीज़ याद रख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बताना है। सभी को आंसर कर दीजिएगा, शिवालिक, वेरी गुड। तो शिवालिक हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा, शिवालिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि दक्षिण में ये धौलपुर से शुरू होकर उत्तर में कांगड़ा तक फैला हुआ है। कहाँ तक, तो याद रखिएगा कि धौलपुर से लेके ये कांगड़ा तक फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करेगा तो 1500 से 2000 मीटर तक है। और इसका उत्पादन पूछ लिया जाता है कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा कि जुरासिक काल में। ये पूछा जा सकता है किस काल में हुआ है, तो जुरासिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन। सभी की तरफ से सी आंसर आता हो, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और सही आंसर भी कर रहे हैं। सभी की तरफ से सही आंसर भी आ रहा है, लेकिन बस लाइक की संख्या काफ़ी कम है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। आंसर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से सही आंसर आना चाहिए, क्या बात है। यूरोप जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अकेले इसका जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कितना, तो अकेले आपका 67% आपको देखने को मिल जाता है। अकेले कितना, 67%, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले आप बता दीजिएगा कि IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग में से कोई भी आंसर कर सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी को आंसर कर दीजिएगा। और मेरी राइटिंग आपको कैसी लग रही है, इसका भी आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, 21 का सही आंसर IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसका गठन कब किया गया था, तब इसका आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 2000 को, कम से कम आप याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2000 ईस्वी में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये किससे संबंधित है। तो हमने बता दिया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमा कंपनियों से संबंधित है, यानी कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
राइट। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको सही आंसर करना है कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 का। तो 14 जिले, ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 14 जिले। नेक्स्ट आंसर करेगा कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वैसे जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि ये रांची को कहा जाता है। रांची को कहा जाता है क्योंकि रांची में आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो रांची में आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिल जाते हैं। जैसे हुनरू जलप्रपात आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जोन्हा देखने को मिलता है, गौतम धारा देखने को मिलता है, उसके बाद सीता जलप्रपात देखने को मिलता है, पीरू जलप्रपात देखने को मिलता है, उसके बाद पंगूरा जलप्रपात देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जलप्रपात आपको रांची में देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसमें से जोन्हा दसम आपको कहाँ पर, ये दोनों ही आपको रांची में देखने को मिल जाएगा। बूढ़ा घाघ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये लातेहार में बूढ़ा घाघ नदी, जो कि उत्तरी कोयल नदी का क्या है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे कि रांची के मध्य पठार से निकलती है। और रांची के नगड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो दो नदी, दक्षिणी कोयल और एक आप क्या याद रख सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि स्वर्णरेखा नदी। रजरप्पा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, रामगढ़ में है। ठीक है, वैसे यहाँ पर सबसे ऊंचा पूछा हुआ, तब आंसर क्या करेंगे, तो तब इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना है, तो आप कहेंगे कि 450 फीट है इसकी ऊंचाई। और मीटर में अगर बात करेंगे तो मीटर में आप याद रख सकते हैं कि 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई गाइस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। किस नदी पर है, तो हमने बताया कि बूढ़ा घाघ नदी, जो कि उत्तरी कोयला नदी की सहायक नदी है, उस नदी पर क्या है कि लोधा घाघ जलप्रपात स्थित है। आप आंसर करिएगा कि सातवागन जलप्रपात कहाँ पर है। आप आंसर कर सकते हैं सातवागन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सातवागन जलप्रपात कहाँ पर है। इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है, मैंने कई बार बताया है, और इस प्रश्न का उत्तर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी की तरफ से आना चाहिए। राइट। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, बताइएगा। 24 का सही आंसर रजरप्पा, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। हाँ, भेड़ा नदी को ही, क्या बात है, सबसे पहले साक्षी ने आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आपको याद रखना है कि जो सातवागन है ये कहाँ, कोडरमा का है। ठीक है, कोडरमा, कोडरमा में है कौन सा, सातवागन। आपको ध्यान रखना है, सातवागन जलप्रपात कहाँ पर है, कोडरमा में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 24 का सही आंसर आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप चालुक्य की बात करते हैं तो चालुक्य का जो टाइम पीरियड रहा था, आप ध्यान रखिएगा कि 450 से लेके कितना, तो 1189 तक। और इसका स्थापना किसने किया था, तो गुर्जर सरदार ने किया था। उसके बाद अगर हम राष्ट्रकूट की बात करते हैं, राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड आप सबसे पहले नोट कर सकते हैं कि 757 से 973। और इसका जो गठन है, इसका जो क्या बोल सकते हैं, इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, तो दंती दुर्ग के द्वारा। उसके बाद अगर हम पल्लव के बारे में बात करना चाहें तो 7वीं शताब्दी के आसपास जो है सी विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम सातवागन की बात करते हैं तो ये प्रथम शताब्दी यानी कि 194 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पुराना तो यही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर कर देंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। इंपॉर्टेंट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। आंसर कर दीजिएगा गाइस, सभी को आंसर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आप अपनी जो है ना ज़मीर को जगाइए और एक शेयर करिए। ऐसा ना हो कि भगवान 2 कान दे रहे, आप 2 कान का यूज़ कर रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, आप भी सुने जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप सुने और उसको अमल में लाएं। ठीक है, अपने सर में घुमाएं, यानी कि एक शेयर कर दे लाइक करते हुए। 25 का आंसर आना शुरू हो गया है। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्नौज और प्राग में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा
सभी को फटाफट से क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वैसे अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में अध्यादेश जो जारी किया जाता है 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा राज्य में कितना आर्टिकल के तहत, तो आप ध्यान रखिएगा कि 213 के तहत राज्य में ये अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का भी उत्तर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से। चलिए ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था। आप जानते हैं किसने मार दिया था, बताइए। तो ये उधम सिंह थे। 1940 में इन्होंने मार गिराया था, 1940 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही साहसी थे और आप समझ सकते हैं ज़बरदस्त, आप जानते ही हैं उधम सिंह के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक करते हुए, राइट, सभी को एक एक लाइक करते हुए और इसका आंसर बता दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर कर दीजिएगा 28 का, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 70 की बात करते हैं, तो अन्य आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति कार्यों का उपराष्ट्रपति का निर्वहन इसका होता है। उसके बाद 72 के तहत तो आप जानते हैं कि ये क्षमादान से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर राज्यपाल का क्षमादान की बात करें तो 161 के तहत राज्यपाल का राज्य में होता है। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 के तहत होता है। 74 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। और 75 इस प्रश्न का उत्तर है। तो जितने भी आप 75 आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हो। लेकिन आपको कम से कम 2 याद रखना है। एक तो आप 72 रखिए, याद रखिएगा, एक 74 याद रखिएगा। 72 के तहत आप क्षमादान याद रखिएगा, राष्ट्रपति का क्षमादान, और 161 के तहत राज्यपाल का क्षमादान, और 74 भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है 74 के तहत। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको याद रखने चाहिए और हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जाती है या की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको सही आंसर बताना। देखिए हम इमरजेंसी की जब भी बात करते हैं यानी कि आपातकाल की बात करते हैं तो हम 3 आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले हम 352 की बात करते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, तो 356 की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, और ये बाह्य आक्रमण से संबंधित होता है पहला। उसके बाद तीसरा 360 की हम बात करते हैं जो कि फाइनेंस इमरजेंसी होता है, मतलब कि वित्तीय आपातकाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा 29 का, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप समझ सकते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, और ये 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन भारत में। हालांकि जो हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा आपका 360 है वो अभी तक नहीं लगा है। 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। सबसे पहले 1962 में जब चाइना के साथ वार हो रहा था उस समय, उसके बाद 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था उस समय, फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक अशांति की वजह से, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। और बताइएगा कि आपातकाल किस देश से लिया गया है, ठीक है, इस किस देश से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान, इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। कौन से अधिकार की व्यवस्था नहीं है, याद रखिएगा। अपने आप में ये प्रश्न है और अपने आप में ये फैक्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, तो याद रखिएगा ये 1986 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो चलिए बता दीजिएगा इनमें से कौन सा नहीं होगा, आप आंसर करिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि कई प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता मूल्य। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि उपभोक्ता शिक्षा, हाँ ये तो है। उसके बाद आगे देखिए कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के दरों में छूट, हाँ ये भी सही है। उसके बाद ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को संरक्षण प्रदान करना जो जीवन
तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ए जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अब यहाँ से हम करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान करते हैं एक शायरी के साथ में। तो एक शायरी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल शायरी, फटाफट से एक एक आप लोग शेयर कर दीजिए। तब तक मैं एक शायरी बोल देता हूँ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बहुत हाई करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा स्टडी कर पाएँ। तो आपके लिए एक शायरी है, तब तक आप फटाफट से आप क्या करिए, एक एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, और जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। स्टार्ट हो रहा है एक शायरी आपके लिए। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा ज़माने में हार का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, उसी दौरान होगी। आंसर करिए कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। इस प्रश्न का उत्तर कर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी की तरफ से इसका सही आंसर आना चाहिए, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कर दीजिएगा, क्या बात है। 31 का आंसर अब सभी की तरफ से आना चाहिए। आंसर कर दीजिएगा बिल्कुल समतल दर्पण। तो जितने भी आप समतल दर्पण आंसर कर रहे हैं, समतल दर्पण इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ, राइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं समतल दर्पण, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 की कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी होता है, क्यों होता है, सब बताइए। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा कि कांच जो होता है ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये जो कांच का चूरा हो जाता है, जो चूरा बन जाता है, ऐसे ऐसे करके बन जाता है चूरा, तो चूरा बनने के बाद वो अपारदर्शी क्यों हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 32 का सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जन जन तक ये पहुँच जाए कि आंसर करिएगा। 32 का सही आंसर आपको बताना है, सभी की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फटाफट से सभी की तरफ से आना चाहिए कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आप कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, लाइक करते हुए, लाइक और शेयर करते हुए आप 33 का आंसर कर दीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, देख लीजिए सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, राइट। पैराशूट के पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसका वायु का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है, किसका सिद्धांत होता है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 34 का। अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आघूर्ण हो जाएगा, आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क। आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। संवेग क्या होता है, संवेग होता है मोमेंटम। P = mv होता है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न, कि साइकिल चालक को अर्तुल गति में झुकना चाहिए, बताइए कैसे झुकना चाहिए। इसका तो आंसर कर ही सकते हैं जितने भी हैं। तो आप जानते हैं कि केंद्र की तरफ तिरछे, तो जितने भी साइकिल चलाते हैं आपको पता ही है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ की गिर्द बनाकर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होता है, बताइए उसका एक समान क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर करिए। चलिए 36 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी चाल, स्पीड, ठीक है। स्पीड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। बी, स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है ये मास इनटू वेलोसिटी होता है। उसके बाद त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। उसके बाद वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। देखिए अब मैं एक बार ठीक से बता देता हूँ, अगर आप चाल की बात करिएगा तो ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है। संवेग क्या होता है, तो हमने बताया कि मास और यानी कि द्रव्यमान और इसके वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। उसके बाद त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण क्या होता है, तो वेग और समय का अनुपात होता है।
और वेग की बात करते हैं तो ये विस्थापन बाय टाइम होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए स्पीड इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप स्पीड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। संवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा? आंसर कर दीजिएगा सभी को। 37 का आंसर करते हुए ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे को फटने के 4 सेकेंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी कितनी होगी? ये लीजिए, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। सबसे पहले बता दीजिएगा कि ध्वनि का चाल कितना होगा, हवा में ध्वनि का चाल कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 344 होगा। ठीक है, ये चाल हो गया, और ये क्या हो गया? समय हो गया। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 17 और 4 तिया 12 13। ये क्या हो गया? ये दूरी हो गया, राइट, ये दूरी हो गया। और आप जानते हैं ना कि डिस्टेंस कितना होगा। मान के चलिए कि आप प्रतिध्वनि सुन रहे हैं, तो ये जाकर वापस आएगा ना। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, तो 2D हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये 2D डिस्टेंस जो है कितना के बराबर? देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, आप समझ आ जाएगा आपको, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर करें तो आप कहेंगे कि 344 होगा। ठीक है, समय आपके पास 4 सेकेंड दिया हुआ है, ये मीटर पे होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 सेकंड आपके पास टाइम दिया हुआ है, तो दूरी अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये जो 344 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल दूरी आपके सामने कितना निकल कर आ गया? तो बताइएगा। 4 चौके 16, 6 7 और 4 तिया 12 13। ये आपका क्या निकल गया? डिस्टेंस निकल गया। और हम बता रहे हैं कि प्रतिध्वनि के लिए आप जितना सुन रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है, यानी कि ये डी है तो ये डी से भी वापस आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया? 2D। 2D कितना के बराबर है? तो अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? 1376 निकाला था। तो 1D के बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कितना? 688 हो जाएगा। और 688 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कितना होता है? 344 होता है, आपको परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि एक मशीन किसी पिंड को t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? आंसर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T 1/2 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 39 का आंसर कर देना है, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर करिएगा। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने, थोड़ा स्पीड करना होगा हमें। तो जल तथा पेट्रोल एक दूसरे की क्या होता है? अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आंसर करेगा कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या होगा? सर एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम आपका मई लास्ट तक हो जाएगा। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% इसका चांसेस है कि लास्ट मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी करते रहें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। अब दिन भर पढ़िए, जितना पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन रात में आप 8 साढ़े 8 बजे एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए हैप्पी स्टडी जोन के साथ में, और प्रैक्टिस करिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से अभी तक भी, और लाइक भी कर दीजिएगा जो लाइक अभी तक नहीं किए हैं। नए लोग जो आते हैं, जैसे ही आते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, चलिए बताइए 40 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। तो उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। सभी का ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सभी को सी आंसर कर रहे हैं। हाँ, सी इस प्रश्न का उत्तर है, सी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आप इसका आंसर तो कर ही सकते हैं, फटाफट से 41 का आंसर कर दीजिएगा। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी को आंसर कर दीजिएगा। चलिए, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे।
अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लड़के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे, उस खुदा को भी पाल लोगे। बताइए 41 का आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सेल्यूलोज जितने भी आंसर कर रहे हैं, सेल्यूलोज इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, इसका आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक कौन कौन सा है, इस प्रश्न का भी उत्तर कर दीजिएगा कि 3 समस्थानिक कौन कौन सा है। और एक प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं कि ट्राइटियम का खोज किसने किया था और कब किया था। तो ट्राइटियम का खोज गैस याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में किसके द्वारा, तो वाल्टर रसेल के द्वारा। नोट कर लीजिए इसको, वाल्टर रसेल के द्वारा। वाल्टर रसेल के द्वारा कब का 1920 में ट्राइटियम की खोज की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिज्म निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो, ये लीजिए 43 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। तो याद रखिएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं वैसे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताना आपको कि NH3 BF3 के मध्य होता है कौन सा बॉन्ड होता है। आपको 44 का आंसर करना है, सभी को आंसर कर दीजिएगा। चलिए तो उप सहसंयोजक बंध होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये आंसर कर दीजिएगा कि टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड रोग जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है और सभी को आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 45 का आंसर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के द्वारा होता है ना, आपको पता है ये जो रोग होता है, टाइफाइड जो रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है अगर आपसे पूछे तो जीवाणु के द्वारा। नोट कर लीजिए ये भी किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग हर किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये किसके द्वारा, तो आप याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि कवक मूल होता है, कवक मूल होता है किसके किसके बीच का संबंध होता है। ये तो मुझे लगता है कि कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और 46 का आंसर बता सकते हैं। तो कवक एवं उच्च पादपों का संबंध, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कवक एवं उच्च पादपों का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि एस्कैरिस का देह गुहा होती है, ये लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको देखना है और जो नहीं जानता है उसको नोट करना है और जो जानते हैं उसको एंजॉय करना है। तो क्या हो जाएगा, कूट प्रगुहा इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। और मुझे फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी हैं। अभी हम साइंस करेंगे, पूरा झारखंड का 40 नंबर क्वेश्चन बाकी है, 20 नंबर पूरा कंप्यूटर बाकी है। तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा और स्पीड चलना होगा। प्रोटोजोआ जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर कर दीजिएगा। मज़ा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी परासरण नियमन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। आंसर कर दीजिएगा 49 का। मेरा लक्ष्य क्या होता है गैस, यानी कि हैप्पी स्टडी जोन का ही लक्ष्य ही है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाया जाए, कम समय कम हो और क्वेश्चन की संख्या अधिक हो, ये हमारा लक्ष्य है। आंसर करेगा 49 का बिल्कुल। तो बाइकार्बोनेट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आंसर कर रहे हैं 49 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए। बताना है कि निम्नलिखित में से किसके ऊतक विभेदन पाया जाता है, किसके ऊतक में विभेदन पाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से। 50 का सही आंसर आपको बताना है और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा सही आंसर क्या बनेगा। तो ब्रायोफाइटा जितने भी आंसर कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। और अब देख लीजिए, आपके लिए मैंने कहा था ना कि आपको क्या मिलेगा, आपका ये मैथ देख लीजिए, मैथ्स
मैथ्स का और रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग का सेट आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो टेलीग्राम से आपको ये सारे के सारे PDF मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, और अगर किसी तरह का मैथ और रीजनिंग में डाउट होता है तो JSSC CGL 100% में आप उस क्वेश्चन को सेंड करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप खुद भी मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग अकेले आपका 1 से 1.5 घंटा समय लेगा और हमारे पास उतना समय नहीं है। तो मैथ और देखिए ये आपको रीजनिंग भी दे दिया जाएगा, डोंट वरी। तो मैथ और रीजनिंग आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लीजिए कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन आपके सामने और आंसर कर दीजिएगा सभी को। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिएगा कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक का नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। आपको 91 का सही आंसर बताना है। हम मैथ और रीजनिंग आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। PDF दे दिया जाएगा, निश्चित रूप से दे दिया जाएगा। अगर मैंने कह दिया है तो मैंने कह दिया है, जो भी PDF छूटा हुआ आपको मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन, सारे ऑप्शन देख लीजिए पहले, है ना, सारे ऑप्शन देख लीजिए, आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। हाँ चलिए आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये लीजिए आपको बताना है इसका सही आंसर। ये लीजिए कि शब्द डॉट डॉट का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जलसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही हैं, बताइए। उसे हैकर कहा जाता है ना, बिल्कुल उसे हैकर कहा जाता है, आप जानते हैं। उस तरीके से जो घुसता है, जो उसमें सेंध लगाने का काम करता है और वेबसाइट को विकृत करने का काम करता है, हैक करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। 92 का आंसर, हाँ सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे क्रैकर्स कहा जाता है, क्रैकर। ठीक है, जो सिस्टम को हैक करता है उसको तो हैकर बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानबूझ के वेबसाइट को विकृत कर रहा है और सिस्टम में सेंध लगाता है, उसके क्रैकर के नाम से जानते हैं, क्रैकर के नाम से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं क्या, ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, सी इसका आंसर होगा, राइट, क्रैकर। यानी कि हैकर से भी थोड़ा सा जो ऊपर होता है ना, उसको हम क्रैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। देखिए जो हैकर कर रहे हैं, मैं बता दूं कि जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनको क्रैकर्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्रैकर उसका आंसर होगा, राइट। चलिए 93 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। आंसर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। कौन सा आवश्यक घटक नहीं है बताइए। वीडियो कैमरा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। डिस्प्ले डिवाइस चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, तभी तो देख पाएंगे। उसके बाद टेलीफोन चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। माइक्रोफोन चाहिए, हाँ माइक्रोफोन चाहिए होगा सुनने के लिए। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है। सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा, आपको बताना है। ये लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराधी की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। आप बता दीजिएगा। 94 का सही आंसर आपको करना है और सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। फटाफट से आंसर करिए, आपको तेज आंसर करना होगा और जल्दी आंसर करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अभिज्ञता। ठीक है, हाँ अनभिज्ञता। चलिए क्या होगा, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शिकार अनभिज्ञता। देखिए थोड़ा सा हार्ड कंप्यूटर लगता है हिंदी में, अगर आप कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने हिंदी लिया है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी लाया जाए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप भी आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, आप आंसर कर भी सकते हैं वैसे। और अभी झारखंड तो पूरा बाकी है गाइस, आप लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए। जो जा रहे हैं फटाफट से आ जाइए, उनको ले आइए शेयर करते हुए। ठीक है, एक एक शेयर कर दीजिए और कहिए कि भी पूरा झारखंड बाकी है और झारखंड में मचेगा तबाही, अभी बाकी है। बताइएगा निम्नलिखित संक्षिप्त रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है गाइस, कल हमने बताया था शिवा अय्या दुरई को, शिवा अय्या दुरई को कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को। 95 का आंसर हो जाएगा एस रैम, स्टैटिक रैम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैम।
ठीक है। स्टैटिक रैम जितने भी आंसर कर रहे हैं, सॉरी स्टैटिक रैम नहीं बल्कि स्पैम, स्टैटिक रैम नहीं बल्कि हम बात क्या कर रहे हैं, स्पैम की बात कर रहे हैं, तो स्पैम इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्पैम। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी आप स्पैम आंसर कर रहे हैं, स्पैम स्पैम स्पैम, स्पैम शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये लीजिए कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तक क्या होता है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका तो आंसर आप कर ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक जानबूझकर जो विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे वायरस कहा जाता है, आप सभी को जानते हैं। वायरस का फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप लोग, कोई भी वायरस का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है क्या होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए आंसर करिएगा कि डॉट 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 खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, आपको इसका आंसर बताना है। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर करिएगा, 97 का आंसर करिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोर्टल जितने भी आंसर कर रहे हैं, पोर्टल शुड भी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है डॉट डॉट कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा। अभी पूरा झारखंड बाकी है, आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आप शेयर करके जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप 2-3 जगह पे शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप जाते जाइए। और लाइक तो कर देना, आपको फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। 98 का आंसर करिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव जिसका खोज किसने किया था, आविष्कारक कौन है बताइए। तो टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सबसे पहले आंसर दिया है साक्षी ने, क्या बात है, वायरस का फुल फॉर्म बता दिया इन्होंने। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, सबसे पहले साक्षी ने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को डॉट डॉट कहा जाता है। आपको 99 का सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा, 99 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर आपको बताना, होम पेज कहा जाता है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस भी लगा कर बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड गैस। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना, ये लीजिए www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेव के आविष्कारक कौन है। अभी तुरंत हमने बताया था और आपको फटाफट से बता देना है। देखिए, बिल गेट्स के बारे में जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। टिम बर्नर्स-ली www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेव से संबंधित है। और अगर हम रे टॉमलिंसन की बात करते तो ये ईमेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। और इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंट सर्फ को कहा जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर भी आप इंपॉर्टेंट तरीके से दे सकते हैं। फटाफट से 101 का सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बनेगा, हिमाचल प्रदेश। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। जितने भी आंसर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। उसके बाद मॉडेम परिवर्तित करता है, तो मॉडेम को फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में करता है कन्वर्ट, यानी कि दोनों ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने कई बार बताया अपने वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। मॉडेम का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कि एनालॉग को ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, सभी की तरफ से सही आंसर आता हुआ। इथरनेट एक उदाहरण है किसका है बताइए। तो देखिए, मैन की अगर बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और उसके बाद लैन की बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद वाईफाई क्या होता है बताइए, वाइड फिडेलिटी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। वायरलेस फिडेलिटी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वायरलेस फिडेलिटी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 103 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैन इस प्रश्न का उत्तर होगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, इसके बारे में तो हमने कई बार बताया कि डक डक गो एक है, क्या है,
बताइए डग डग गो एक क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका सही आंसर आना चाहिए, आंसर कर दीजिएगा। ये एक सर्च इंजन है कैसे, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में की गई थी। और किस देश का है, इसका आंसर आप कर दीजिएगा फटाफट से। सही आंसर क्या बनेगा? हाँ, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आंसर कर दीजिएगा सभी की तरफ से। बताइए इसका आंसर क्या होगा 105 का, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ओपेरा है, उसके बाद विवाल्डी भी है और मोजिला फायरफॉक्स भी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूगल ऐप्स नहीं है, गूगल ऐप्स नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए अभी शुरुआत में हमने क्रैकर्स के बारे में बताया था, आपको याद आ रहा है कुछ? क्रैकर्स के बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था। बताइए कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, हमने बताया था, याद रखिएगा। तो ब्लैक हैट हैकर्स हमने बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब ए आंसर करना भी शुरू कर दिया आप लोग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, झारखंड अभी बाकी है, आप रेडी रहिएगा झारखंड के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। और सारे लोग कहाँ चले गए बताइए, और जो पुराने लोग हैं कहाँ पर चले गए आप लोग? मन नहीं लग रहा है क्या? सेशन में मन नहीं लग रहा है क्या? सेशन अच्छा लग रहा है? बताइए कि लॉन्ग हो रहा है क्या ज़्यादा? अगर लॉन्ग हो रहा है तो क्लास को ख़त्म किया जा सकता है। बताइए सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो ना तो लाइक है, ना तो शेयर है, ना तो आप लोग की संख्या बढ़ रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बताइए 107 का आंसर करिए सभी को। 107 का आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार बता दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताइएगा सभी को। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने इसके बारे में भी कई बार बता दिया है। अच्छा लग रहा है सर, ठीक है। दूसरे चैनल पर चले गए क्यों? यहाँ पर आपको वो चीज़ें दी जा रही है ना। बताइएगा 108 का सही आंसर बताना है आपको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी। ये तो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है ना, ये कंप्लीट पैकेज आपको मज़ा आना चाहिए। और मज़ा आ रहा है सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, छत पर चले जाइए, छत पर चले जाइए, ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, ठंड भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? सबसे ज़्यादा अनिवार्य डिवाइस कौन सा है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? तो वेबकैम होना चाहिए गैस। वेबकैम नहीं रहेगा तब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। प्रिंटर जरूरी नहीं है, स्कैनर जरूरी नहीं है, माउस जरूरी नहीं है, लेकिन वेबकैम जरूरी है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो वीडियो कॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेबकैम आपके पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, उसके बाद झारखंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, स्पैम से रिलेटेड हमने बात कर लिया है। और इसके बारे में फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर कर दीजिएगा और इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। स्पैम किससे संबंधित है? तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, राइट, कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि झारखंड से संबंधित ज्ञान आपको मिलेगा। तो ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी है ना तो फटाफट से एक एक पहले शेयर करना पड़ेगा आप लोग को, तभी सेशन आज मैं स्टार्ट करूँगा। आप एक एक शेयर करिए सबसे पहले, यू हैव टू शेयर एटलीस्ट वंस। आप एक एक शेयर कर दीजिए, तब तक मैं एक शायरी देखता हूँ। है अपने पास जमे कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है अपने पास जमे कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है, और खुदा खुद मेरे साथ है, तो बता ये ज़माना किसका है, ये ज़माना किसका है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आंसर करिएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? हमने बताया था, बहुत बार बताया था, चीख कर बताया था कि 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। एक अवरोध बांध का किया गया है,
3 तापीय विद्युत गृह हैं और 6 क्या है, जल विद्युत गृह है। ये हमने कई बार आपको बताया था। तो अगर हम डीवीसी की बात करते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। 1948 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है। ये लीजिए कि राजमहल की पहाड़ी में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो झारखंड में अगर हम काली मिट्टी की उपयोगिता की बात करते हैं, तब ये किसके लिए उपयोग होता है? झारखंड में धान और चना के लिए। वैसे कपास की भी खेती की जाती है, लेकिन जो झारखंड में यूज़ किया जाता है वो धान और चना के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। धान और चना के लिए झारखंड में काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है। थोड़ा रैपिड चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग परेशान हैं। एक अवरोध बांध जो दुर्गापुर में है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपको बताना है कि झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा उच्च अग्निरोधक खनिज पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको इसका आंसर बताना है। जो टिक गया, मैंने 5 लोगों को शेयर कर दिया है। वेरी गुड। अभय, अच्छा अभी रॉय, अभी, थैंक यू अभी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है। 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल एस्बेस्टस इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप एस्बेस्टस आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, एक एक लाइक करते हुए, कि स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत की उत्पादन किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 114 का सही आंसर आपको करना है। कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो लगभग 200 किया जा रहा है गाइस, 200 मेगावाट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी कि 120 मेगावाट वैसे होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 120 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मान लीजिए आप। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि किस खनिज का झारखंड में संचित भंडार लगभग सॉरी किस खनिज का झारखंड में संचित भंडार लगभग 7.4 लाख टन अनुमानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 115 का आपको सही आंसर बताना है। 115 का सही आंसर कर दीजिएगा। हाँ, अभी जो वर्तमान में उत्पादन होता है गैस, वो 200 मेगावाट होता है, ठीक है, हुंड्रो फॉल में। चलिए आंसर कर दीजिएगा, आपको बताना है कि 115 का आंसर क्या होगा? डी होगा, इल्मेनाइट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है? किस जिले में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट। सर पीडीएफ नहीं आया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलता है। टेलीग्राम का लिंक देखिए ऊपर में दिया हुआ है, हैप्पी स्टडी जोन। और आपको मैथ और रीजनिंग भी बनाना है, मैथ प्लस रीजनिंग, यानी कि पूरे 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे मिल जाएंगे। आंसर कर दीजिएगा 116 का। और पीडीएफ के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये बन गया है कि पीडीएफ उन्हीं को मिल पाएगा, या पीडीएफ सिर्फ वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो 3 काम करेंगे। एक, आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाइक करना पड़ेगा, 1 से अधिक लाइक नहीं करना है, 1 लाइक करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर होना बहुत मस्ट है, पीडीएफ अवेल करने के लिए सब्सक्राइबर होना मस्ट है। और 1 शेयर भी करना पड़ेगा, कोई भी एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये 3 काम आपने किया है तो आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ, अदरवाइज आप पीडीएफ अवेल नहीं कर पाएंगे। ऐसे सेटिंग क्या हुआ है बताइएगा। 116 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सभी की तरफ से सही आंसर आता हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताना है कि झारखंड के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-33 की कुल लंबाई कितनी है? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आप करेंगे, आंसर करेगा। तो बताइए सभी को, सेशन अच्छा लग रहा है ना गाइस? तो एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को फटाफट से, और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 117 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर भी आ रहा है, यानी कि 333.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन से सर्वाधिक राजस्व की वसूली होती है? ये लीजिए, अच्छा प्रश्न आपके सामने, आंसर कर दीजिएगा। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन से सर्वाधिक राजस्व की वसूली होती है? इस प्रश्न का उत्तर लाइक करते हुए सभी को आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो धनबाद जितने भी आंसर कर रहे हैं, धनबाद इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखा झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो आप ये जानते हैं और बहुत पहले से जानते रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 119 का आंसर बताइए। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, ये तो आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी को इससे वैसे इसका आंसर जानते हैं, 100% जानते होंगे। बताइएगा कि बराकर नदी क्षेत्र के किन जिलों में कोयला पाया जाता है? बराकर नदी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? तो पद्मा, हजारीबाग, पठार से निकलती है। जैन और बौद्ध में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बराकर नदी किन जिलों में कोयला क्षेत्र पाया जाता है? 120 का आंसर करेगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, हजारीबाग और गिरिडीह। हजारीबाग और गिरिडीह इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी से भी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ। अगला प्रश्न, देश का कुल कितना प्रतिशत कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है? ये एकदम नया आंकड़ा होगा और नया डेटा होगा, आंसर बता दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? लगभग 33.4%, ये एकदम नया आंकड़ा, राइट। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार झारखंड के किस राज्य में मतलब किस क्षेत्र में है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में है? आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 22 का, 122 का आंसर करेगा। पलामू, वेरी गुड। पलामू पहले से आप जानते हैं, ग्रेफाइट के लिए पलामू का ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि झारखंड के घाटशिला में प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम सोने का उत्पादन होता है? बताइएगा, घाटशिला में कितने किलोग्राम सोने का उत्पादन होता है? ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं आप, आंसर कर दीजिएगा लगभग 350 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? ये लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर कर दीजिएगा सभी को। और बताइएगा कि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, ये सीरीज कैसा है? ये सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है? यानी कि जिसमें हम जीएस, झारखंड जीएस, कंप्यूटर और झारखंड जो कंप्लीट पैकेज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीरीज़ कैसा रहेगा? अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग को अच्छा लगा, तो एक बार हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं डेली के लिए। और नए लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जितने भी नए पहली बार सेशन को देख रहे हैं। आंसर कर दीजिएगा 124, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 252। ठीक है, 252 इस प्रश्न का उत्तर होगा गाइस, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो 252 इस प्रश्न का उत्तर होगा, 124 का सी, 252। मस्त है सर, मस्त है, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। झारनेट की स्थापना झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? बताइएगा, झारनेट की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है और सभी को इसका आंसर बता देना है। हाँ, 252 उसका आंसर था सर, कंप्यूटर का अलग से। अच्छा, कंप्यूटर का अलग से यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा आपको? आंसर कर दीजिएगा 125 का आंसर। वो अलग से तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये सेट है ना, इस सेट में मिलेगा आपको, अलग से तो मिलना ही है गैस, अलग से तो आपको कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा, अलग से मिलेगा, लेकिन ये सेट है तो सेट में तो आपको एक साथ पढ़ना ही है, एक बार अलग से भी पढ़ना है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी 2005 से 6, 2005 से 6, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे 125 का, जितने भी आंसर कर रहे हैं। पूछा गया था एक एग्जाम में 2005 से 6। अगला प्रश्न है कि देश में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? 126 का आंसर कर दीजिएगा। लाइक करते हुए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना, और अगर लाइक कर देते हैं तो उससे भी अच्छा लगता है, तो आप लाइक करें। और लाइक नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और लाइक कर देते हैं तो मुझे उससे भी अच्छा लगता है। आंसर करिएगा 126 का आंसर, बिल्कुल सी हो जाएगा, 5वां। ठीक है, 5वां यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको बताना है क्या था लौह अयस्क के उत्पादन में। अगला प्रश्न 127 का आंसर कर दीजिए। आपको बताना है कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क की कितने खाने हैं? झारखंड में लौह अयस्क की कितने खाने हैं? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, कितने खाने हैं? आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। कोटा का प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए, बिल्कुल बहुत जल्दी किया जाएगा। आंसर करेगा 127 का, डी हो जाएगा 28 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 28 खाने हैं। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा, ये लीजिए, आपको बताना है कि देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत सुरक्षित भंडार झारखंड में पाया जाता है? कितना सुरक्षित भंडार झारखंड में पाया जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको इसका आंसर करना है और सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए 128 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26%, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। अगला प्रश्न का उत्तर करते हुए, बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट भंडारण की बात क्या है, तब इसका आंसर कर दीजिएगा। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में, राइट। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 129 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भंडारण की बात क्या है तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में सोने का भंडार किन किन राज्यों में है? बताइए, सोने का भंडार राज्य के किन किन भागों में है, किस किन राज्यों में है? आंसर कर दीजिएगा। हाँ, सोने के भंडार किन किन क्षेत्रों में है, किन किन क्षेत्रों में है, किन किन जिलों में है? इसका आंसर कर दीजिएगा 30 का बी। ठीक है, रांची और गढ़वा जिले में, जिला है यहाँ पर। ठीक है, तो रांची और गढ़वा जिला इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, वेरी गुड। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? संचित खनिज कितने हैं? आंसर करेगा, आपको आंसर बताना है 31 का, तो 73% याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 73%। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, आपको इसका आंसर बताना है। ये लीजिए, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 32 का, तो याद रखिएगा 1938 में। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में, 1938 इसको कर लीजिए 1938। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कहाँ पर? मुरी में। ठीक है, मुरी में, ये आपको ध्यान रखना, 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना मुरी में की गई थी। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि झारखंड के किस स्थान पर संसार का अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? ये लीजिए, बता दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर करना है 133 का। हाँ, चिरिया यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा। और लोहे का सबसे बड़ा खान तो आप जानते हैं नोआमुंडी का खान है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार कौन सा है? चिरिया इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा कि झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? बता दीजिएगा 134 का। तो देखिए, आपका जो अभ्रक है, ये अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका? तो अभ्रक तो आपको कोडरमा में पाया जाएगा, अभ्रक आपका गिरिडीह में पाया जाएगा, अभ्रक आपका हजारीबाग में पाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चिरिया। अच्छा, ठीक है। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? बताइएगा। अभी विपक्ष दल के नेता है और इन्होंने 2006 में झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई थी। अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी की तरफ से ये विपक्ष के नेता भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। बाबूलाल मरांडी वर्तमान में अभी राजधनवार से हैं, राजधनवार गिरिडीह में है, लेकिन किस निर्वाचन क्षेत्र में से आते थे जब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे? आंसर करिए। बिल्कुल रामगढ़ से आते थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रामगढ़ से आते थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं रामगढ़ से आते थे। आपको याद रखना है। झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी कब बनाई थी? तो 2006 में बनाई थी, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन। और सबसे कम समय के लिए बने थे, 3 बार सीएम बने थे, है ना, मात्र एक बार 10 दिन के लिए बने थे, तो ये शिबू सोरेन थे। और किससे? झारखंड मुक्ति मोर्चा से, यानी कि जेएमएम से थे। और जब जेएमएम की सरकार भी है अभी वर्तमान समय में, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, 11वें नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। बरहेट और दुमका से इन्होंने जीत दर्ज की थी। बरहेट अभी इनका विधानसभा क्षेत्र है और दुमका से इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था, बसंत सोरेन ने वहाँ पर जीत दर्ज की थी। इन सारी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो एकमात्र ये जो 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था, मधु कोड़ा निर्दलीय। हेमंत सोरेन 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड गीता कोड़ा को भी दिया गया था, हालांकि आपको ध्यान रखना। और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और ये दोनों जो शिबू सोरेन है और हेमंत सोरेन है, ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, राइट। रघुवर दास 5 साल के कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र गैर आदिवासी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो कि एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 साल के लिए बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है रघुवर दास से? तो रघुवर दास से रिलेटेड और क्या याद रख सकते हैं बताइए? किस क्रम के थे? तो याद रखिएगा ये 10वें क्रम के थे।
मधु कोड़ा ये हम बात करते हैं तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का उत्तर करिए, ये लीजिए कि निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर करना है आपको, डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट, पूर्वी सिंहभूम। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बहुत कड़ी मेहनत लग रही है गैस, और ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, बहुत देर से क्लासेस चल रही हैं। तो आप इस नाम पर एक एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एक एक शेयर कर दीजिएगा। और जो लाइक अभी तक नहीं किए हैं, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरा कंठ बिल्कुल सूखा जा रहा है, इतनी कड़ी मेहनत हो रही है। तो आप इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं कि एक एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है, जिसमें ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट का प्रतिशत आपको बताना है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर करिएगा इस। हाँ, आंसर कर दीजिएगा 139 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53%। तो जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। बताना है कि गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? गिरिडीह जिला किस जिले से बना हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर करना 140 का बता दीजिएगा। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि गिरिडीह जिला कब बना था, बताइए। गिरिडीह जिला कब बना था, एग्जैक्ट डेट के साथ बताइएगा। तो याद रखिएगा 4 दिसंबर, 4 दिसंबर कब? 1972 को ये ज़िला बना था। किससे बना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हज़ारीबाग से अलग होकर बना था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। हज़ारीबाग जिला कब बना था? तो 1833 में बना था। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लातेहार कब बना था? 2001 में बना था। बोकारो कब बना था? तो अब याद रखिएगा 1991 में बना था। अगर रांची की बात करते हैं तो 1899 में बना था। तो इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ये आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से। सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। सॉरी गाइस, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लातेहार का पलामू किला। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको आंसर करना है कौन सा? हाँ, 142 का आंसर कर दीजिएगा कि आचार्य बिशप सैमरीन की प्रेरणा से किस वर्ष एक छोटा नागपुर में कैथोलिक सभा का गठन किया गया था? आप ऑप्शन देख लीजिए। कैथोलिक सभा की स्थापना बिल्कुल आप जानते हैं, 1933 में कैथोलिक, और 1930 में किसान सभा। ये आपको पता है 1938 में थियोडोर सुरीन के द्वारा कौन सा? आदिवासी महासभा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है, कैथोलिक, राइट। अगला है कि वर्ष 1939 के अधिवेशन में किसने पहली बार एक प्रस्तावना के द्वारा संथाल मतलब छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर आपको बताना है। जयपाल सिंह मुंडा इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि वर्ष 1952 में देश के पहले आम चुनाव हेतु रांची के मौर्य मैदान में आयोजित एक जनसभा में किसने अलग झारखंड राज्य का गठन का पुरजोर विरोध किया था? किसने पुरजोर विरोध किया था? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 44 का आंसर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू ने काफ़ी विरोध किया था इसका। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा किस वर्ष में छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कर देना है सभी को लाइक करते हुए। फटाफट से एक एक लाइक बटन को हिट करते हुए इसका आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1954। हमने कई बार बताया भी है और आपको याद भी है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1987 में तत्कालीन सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किस नृत्य दल का नेतृत्व किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं।
और इसका सही आंसर बता सकते हैं। सही आंसर क्या बनेगा? 146 का आंसर करेगा। पाइका नृत्य, राइट। पाइका नृत्य इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, पाइका नृत्य इज करेक्ट वन, राइट। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको 47 का आंसर बताना है। ये लीजिए, झारखंड में लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए और इसका सही आंसर बता सकते हैं। आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से 147 का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल डी हो जाएगा, राइट। झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। और कितने लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बने हुए हैं, वो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जो लास्ट तक बने हुए हैं, अभी तक जो शुरुआत में जुड़े थे और अभी लास्ट तक है, सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन है और कौन पहली बार देख रहे हैं सेशन को। पहली बार देखने वालों की संख्या कितनी है? आप अपने जिला के साथ, आप, मैं नाम तो देख ही लूँगा, लेकिन आप जिला के साथ बता दीजिएगा कि आप किस जिले से और पहली बार सेशन को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए BS लाली के नेतृत्व में 23 अगस्त 1989 को एक 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने किस प्रदेश का दौरा नहीं किया था? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको इसका आंसर बताना है। हाँ, कुछ लोग तो दिख रहे हैं कि स्टार्टिंग से थे और अभी तक बने हुए हैं। बता दीजिएगा 148 का सही आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया गाइस, हम हैं सर। हाँ, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। आपको बताना है। ये लीजिए 49 का आंसर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरा फर्स्ट क्लास है दुमका से, हम गुरुजी, बट अब मेरा मैसेज देखते ही नहीं है। मैं सबका मैसेज देखता हूँ, लेकिन ना सबका मैं नहीं कर सकता ना रिप्लाई गाइस। सबका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन सभी का मैं नाम देखता हूँ और सबको मैं देखता भी हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में उत्तर में खूंटी, पूर्व में सरायकेला खरसावां, दक्षिण में ओडिशा केउंझर, मयूरभंज तथा सुंदरवन और पश्चिम में झारखंड का सिमडेगा और ओडिशा का सुंदरवन सीमाबद्ध है। अब इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी कोई। 149 का आंसर कर दीजिएगा। सर हम गोड्डा ज़िला से हैं शुरू से अभी तक। बहुत बढ़िया। पलामू से लास्ट टाइम। सर मैं फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था। सर मेरा क्लास स्टार्टिंग से नहीं हुआ था तब से। अच्छा, आंसर कर दीजिएगा। 149 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी पश्चिमी सिंहभूम इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने क्या रहा? आंसर कर दीजिएगा। 150 क्वेश्चन का सफ़र कैसा लगा? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज हमने 150 क्वेश्चन का जो सीरीज़ लाया है वो आपको कैसा लगा, एक बार बता दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग आपको दे दिया जाएगा PDF में, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, देखिए कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। किस देश के सहयोग से भुरकुंडा में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार ये भी आंसर कर दीजिएगा। जापान 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 जापान, वेरी गुड। तो जापान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आया सेशन आज आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा सभी को।